Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 4th of economics on class 10th. आपके लेसन का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थात वैश्वीकरण क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या तालमेल है। देखिए, सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक वैश्वीकरण है क्या इस पर आते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। देखिए, वैश्वीकरण अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना कहलाता है। अपने अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था यानी जो हमारी इकोनॉमिक जो पार्ट्स है उसका दूसरे देश की किसी अर्थव्यवस्था से तालमेल बिठाना, उससे लाभ प्राप्त करना, उसकी नीतियों को अपने पर लागू करना, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं या तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है। देखिए, व्यापार के सिलसिले में या किसी कंपनी के सिलसिले में कई बार इंसान को एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है अपने कुछ सीखने के लिए। कुछ लोग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग सीखने के लिए जाते हैं, कुछ डॉक्टरी सीखने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उससे आपस में दो देशों का एकीकरण होता है। ये तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। अगर हम जो थोड़े शब्दों में देखें तो वैश्वीकरण एक तरह से आपस में नज़दीकियों को बनाना कहते हैं, चाहे वो व्यापार के सिलसिले से बने, चाहे शिक्षा के सिलसिले से बने और चाहे आपके रोजगार के सिलसिले से बने। विभिन्न देशों के बीच जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी परस्पर संबंध बनते हैं, वो तीव्र एकीकरण जल्दी से आज देखिए संचार के साधनों में, परिवहन के साधनों में एक देश को दूसरे देश के साथ इतनी तीव्रता से जोड़ दिया है कि अगर मुझे अभी भी कहीं विदेश में फ़ोन करना पड़े तो मैं 5 मिनट में फ़ोन कर सकती हूँ। क्या ये संचार के साधन है। इससे क्या लगता है कि दूरियां खत्म हो गई है, एक देश दूसरे के बिल्कुल नज़दीक पहुँचता जा रहा है। तो किस तरह से किस चीज़ों से संबंध हुआ कि वो संबंध बने कैसे? जब हम एक दूसरे का आना जाना बनेगा, एक देश का दूसरे देश से संपर्क बनेगा और यही संपर्क जो हमें वैश्वीकरण की तरफ ले जाता है। वैश्वीकरण का मतलब है एक बड़े व्यवसाय से या बड़ी किसी भी एकीकरण की तीव्र प्रक्रिया को कहते हैं। वैश्वीकरण के लिए जो दो कारक उत्तरदायी कौन से हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एक जो मूल कंपनी होती है वो अपने देश में हो और उसकी विभिन्न शाखाएं अलग अलग देशों में स्थापित हो जाएं। कई बार क्या होते हैं, बड़े देश होते हैं, इनके पास पैसा अपार होता है और ये उसकी कई ब्रांचेस खोल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको स्कूल का उदाहरण देती हूँ, जैसे आरपीएस स्कूल है, बड़ा स्कूल है, इसने पहले एक संस्था खोली, फिर उसके बाद इसने दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली। तो इस तरह से इसने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस बना ली। और क्या हुआ, क्यों बनाई? क्योंकि बहुत से लोगों को इसने अपने साथ कनेक्ट करा, स्टाफ भी, टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी, और उसके साथ साथ उसने गांव से भी संपर्क बनाया। तो उससे क्या हुआ, उसका नाम हुआ, उसका जो फील्ड थी उसके बारे में लोगों को पता लगा। इसी तरह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये एक देश में रहते हुए अपनी अनेक शाखाओं को, अपनी अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग जगहों पर खोलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो उससे कई लोग देशों में उसकी शाखाएं स्थापित होने से उसको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। जहाँ एक ब्रांच होगी उससे उसको लाभ कम मिलेगा, जहाँ जैसे जैसे पैसा आता जाएगा उसी ब्रांच से अलग ब्रांचों को खोल लें। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाते हैं कि मूल शाखा से कई अलग शाखाओं का अलग अलग देशों में खुलना। तो वैश्वीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का और प्रौद्योगिकीकरण का विकास। प्रौद्योगिकीकरण का विकास का मतलब है तकनीकी विकास। जो भी हमारी ये वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के द्वारा जो विकास होता है, मशीनों का विकास, कारखानों का विकास, नए उद्योग धंधों का विकास, प्रौद्योगिकी विकास कहलाता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से जब दूसरे देशों में जाएंगी तो वो मुनाफा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगर उन्हें लाभ प्राप्त ना करना हो तो वो किस लिए इधर से उधर जाएंगे, क्यों इतना पैसा लगाएंगे? इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां और
का जो विकास है वो वैश्वीकरण का एक मूल कारण है। दूसरा, संचार तथा परिवहन के माध्यम। ये चीजें कैसे संभव होंगी? प्रौद्योगिकी भी तभी संभव है जब हम एक दूसरे से दूसरे देश में जाएंगे। उसको पहुंचाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए संचार के साधन होने चाहिए, परिवहन के साधनों का विकास होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो ये कंपनियां भी कैसे एक से दूसरे देश में पहुंचेंगी, कैसे ही अपने कारखानों को खोलेंगी? तो ये मुनासिब नहीं हो सकता है। इसलिए संचार और परिवहन के साधनों का विकास जैसे जैसे हुआ, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए फोन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो उससे क्या पूरा संसार ऐसे सिमटता हुआ ऐसा लगता है कि दूरियां कम हो गई, हम एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए हैं। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो प्रौद्योगिकी का विकास है ये हमारे वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। इससे फायदे क्या हुए हैं, हमें लाभ क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है इससे उत्पादों की विभिन्नता, अलग अलग कंपनियां जब किसी दूसरे देश में आकर खुलती हैं तो वो अलग अलग तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अलग अलग तरह के, जैसे चाइना है अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का उत्पादन करता है, खिलौने हैं, वो उससे क्या होता है, उत्पादों की तो विभिन्नता मिलती है, अलग अलग तरह के कई किस्मों के उत्पाद कस्टमर के सामने आते हैं। और दूसरा, वो सस्ते भी होते हैं। कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है, एक बनाता है वो अपनी चीज़ को और अच्छा देने के लिए और ज़्यादा उसकी बिक्री हो, ऐसा सोचकर वो चीज़ों का निर्माण करता है और लागत भी वो कम लेना, एक कुछ थोड़ा सा अमाउंट दूसरे से कम करेगा ताकि उसके उत्पाद जो है वो अच्छी मात्रा में बिक सके। तो इस तरह से उत्पादों की विभिन्नता होती है। उसके बाद अधिसंरचना में विकास, जैसे जैसे उत्पादों का, कारखानों का उदय होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो जो अधिसंरचना का हमारे देश का ढांचा है उसमें विकास होगा। उसमें जो भी अधिसंरचना है हमारे देश की, उसके अंदर यानी कारखानों का उदय होना, उद्योग प्रौद्योगिकी का विकास होना, नए नए कारखानों का खुलने के साथ साथ जितने भी चीज़ें हैं उनका विनिर्माण की प्रक्रिया, लोगों का अधिक से अधिक व्यवसाय से जुड़ना, तो हमारे एक जो ढांचा है, नीतिगत ढांचा है आर्थिक रूप से, वो सॉलिड बनेगा। उसके बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वो दूसरे देश से आकर किसी दूसरे देश में अपने कारखानों को स्थापित करेंगे। तो निवेश दो, इसी से हमें निवेश से एक चीज़ और पता लगती है कि ये बार बार इस लेसन में आएगा। निवेश का मतलब है, दो तरह से लेते हैं हम इसको। एक होता है निवेश जो किसी वस्तु के लिए जब हम कोई राशि को खर्च करते हैं, किसी कारखाने को बनाने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, किसी जमीन को खरीदने के लिए, किसी प्लाट को खरीदने के लिए, कोई जगह बनाने के लिए, किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, जब हम जो पैसा लगाते हैं किसी मशीनरी को खरीदने के लिए, मोटा पैसा जब हम खर्च करते हैं तो वो कहलाता है निवेश। और विदेशी निवेश होता है जब कोई नागरिक या कोई दूसरी कंपनी किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने कारखानों को स्थापित करती है, वो कहलाता है विदेशी निवेश। देशी निवेश कहलाता है खाली अपने ही देश में किसी प्रॉपर्टी को खरीदने पर पैसा लगाना, किसी कारखाने को बनाने पर लगाना। समझ आ गया? विदेशी निवेश कौन सा होता है? जब कोई विदेशी व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर कोई कंपनी स्थापित करता है, कोई वस्तु खरीदता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कारखाना लगाता है, किसी भी नागरिक या किसी भी कंपनी के द्वारा लगाया गया धन विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा मिलता है जब बाहर से कोई कंपनी आएगी और हमारे देश में खुलेगी। मान लो मैं भारत का ही एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी हमारे देश में खुली भी हुई है, तो उससे क्या होता है, श्रमिकों को रोजगार के साधन मिलते हैं। कंपनियों में जितने भी लोग लगेंगे उनको नियमित रोजगार मिलेगा। कितने और मशीनों का जो है उसकी ज्ञान आएगी। जो भी इंजीनियर हैं या जो भी छोटे पॉलिटेक्निक करके जो भी लगते हैं वर्कर्स या उससे भी छोटे, उनको एक काम करने की एक कुशलता आएगी। तो और साथ में आमदनी का स्रोत बनेगा। और दूसरे जो विदेशी लोग आते हैं उनको वहाँ पर सस्ते में मजदूर मिलेंगे, उनको वहाँ पर एक कंपनी स्थापित करने से अनेकों फायदे होंगे, उनके दूसरे देशों से संपर्क अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, भारतीय कंपनियों को भी बढ़ावा मिलता है कि भारतीय कंपनियां या तो उनके साथ मिलकर अपनी कंपनियों को चलाती हैं या फिर जो दूसरी कंपनियां, जो विदेशी लोग हैं भारत में आकर जब करते हैं तो आर्थिक रूप से भारत जो है वो सॉलिड बनेगा।
विकासशील देशों में जब भी कोई दूसरे देश की कंपनी अगर पैसा लगाती है तो वो धीरे धीरे विकसित स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके देश के लोगों को रोजगार मिलते हैं, आय के नियमित साधन मिलते हैं, और जो दूसरे देश से आता है उसको वहाँ पर जगह मिलती है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, कारखाने खोलने के लिए जगह मिलती है। तो इस तरह से उनके आपस में दोनों की एक साठगांठ होती है और दोनों को ही फायदा होता है। दोनों के मिलने से एक वहाँ जो विदेशों से आएगा उसको उस देश के बारे में जानकारी नहीं होती, वहीं के लोगों को वो अगर कंपनी में शामिल करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है, पार्टनर बनाता है, तो उसको उस देश से संबंधित जगह कैसी है, कहाँ पर खरीदनी चाहिए, किस तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इन चीज़ों की वो जानकारी ले सकता है। पानी की सुविधाएं कहाँ किस जगह पर होंगी, मार्केट किस जगह नज़दीक होगी, ये उस देश का प्रॉपर निवासी बता सकता है। तो इस तरह से वो विदेशी लोगों की मदद कर सकता है जो कंपनी खोलने आ रहे हैं, और विदेशी लोग हमारे देश के लोगों की मदद कर सकते हैं रोजगार देकर, उन्हें कुशलता देकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर, नई प्रौद्योगिकी का ज्ञान उपलब्ध कराकर। सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन, जब कंपनियां व्यवसायीकरण के कारण दूसरे देश में आकर खोलती हैं तो ये क्या होता है, सेवा क्षेत्र जैसे संचार के साधन है, आपके परिवहन के साधन है, ये इन साधनों को बढ़ावा मिलता है। बीमा है, शिक्षा है या बाजार है, जहाँ तक किसी भी सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए, फोन पर आप बिजनेस की बातें करने के लिए हमें कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक जगह से बैठे आप विदेशों में बार बार तो आ जा नहीं सकते, ना ही आप लोग जा सकते हैं जो भी कंपनी के लोग हैं ना, तो एक जगह बैठे बैठे वो डीलिंग कर सकते हैं संचार के साथ। आज देखिए एकल सेवा विंडो काफ़ी प्रोग्रेसिव फील्ड है, इसमें काम करते हुए हम विदेशों के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह से हमें वैश्वीकरण के अनेक लाभों के बारे में पता चला। उसके साथ ही छोटे जो उत्पादक हैं उस पर इसके ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं पड़े। देखिए उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जो छोटे उत्पादक छोटी छोटी कंपनियां खोलते हैं, छोटे कारखाने खोलते हैं। जब बड़ी कंपनियां किसी देश में आकर अपने कारखाने स्थापित करती हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। उनके जो कारखाने हैं वो बंद होने की स्थिति में भी आ जाते हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। उसके बाद सस्ती सेवाएं, जो भी कंपनियां आती हैं उनकी पोजीशन सॉलिड होती है, एक से दूसरी जगह पर वो आकर काम करते हैं, तो शुरू में वो सस्ती श्रमिक रखते हैं, जिससे क्या है श्रमिकों की आय के साधन कम हो जाते हैं। और सस्ते में सेवाएं देने से जो छोटे उत्पादन करता है उनका उत्पादन ठप हो जाता है, क्योंकि उनसे कम कीमत पर जो काम करा रहा है, जो कम आय देकर काम कराएगा, तो उसकी मतलब सस्ती सेवाएं, वो जो भी उत्पाद बनाते हैं वो कम कीमत पर बेचते हैं, तो उनके उत्पाद नहीं बिक पाते हैं, क्योंकि वो मीडियम मध्यम पैसों में बेचते हैं या ऊंची उस पर बेचते हैं। जब तक उसके साथ स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था, जिस भी कीमत पर उन्होंने बेचा लिए गए, लेकिन जब उनके साथ कोई आ जाता है और सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराकर अपने उत्पादों को बेचते हैं, तो इससे उन छोटे उत्पादकों का नुकसान होता है। श्रमिक बेरोजगार होते हैं, क्योंकि कंपनियों में लचीलेपन की व्यवस्था है कि जब काम हो तो किसी भी श्रमिक को रख लिया जाता है और काम खत्म होने पर उस श्रमिक की छुट्टी कर दी जाती है। यानी काम के जब समय होते हैं, काम के कुछ महीने होते हैं, उस समय उन्हें रोजगार उपलब्ध होता है, बाकी समय वो खाली होते हैं। तो उनका नियमित रोजगार ना होने से उनका श्रमिकों का भी नुकसान होता है, और जो छोटे उत्पादन करता है वो बड़ी कंपनियों के आने से उनकी वैसे ही जो उत्पादन मिलता है उस पर फर्क पड़ता है। उत्पादन पे उनके फर्क पड़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों के जो उत्पादन करता है वो सामान बनाते हैं और अपने ही देश में बेचते हैं। उनकी वैरायटी भी एक जैसी होती है, लेकिन जो बाहर से सामान बनाएगा, कारखाने खोलेगा, तो वो एक नई चीज़ देगा, नए उत्पादन देगा, सस्ती सेवाएं देगा, तो उससे छोटे उत्पादक जो है उनके काम को नुकसान होता है। इस तरह से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे अगले टॉपिक को हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भेज दूँगी, वो आपने कर लेंगे। ओके, थैंक यू।